यस हेलो स्टूडेंट्स। बेटा नेक्स्ट टॉपिक 7 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। 7 चैप्टर है ना। 7.2 एक्सरसाइज तक ही आना था उसमें। एक्सरसाइज 7.3 जो है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल है और वो हमारे कोर्स में नहीं है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक 8th चैप्टर का, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही ब्रीफ डिस्कशन दे रही हूँ इसका। एक्चुअल में क्या है कि ये सब इतना हम अगर डिस्कस करने लग जाएंगे तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है और जो हमारे काम की बात है वो रह जाती है। तो यहाँ पर जो मैंने लिखा हुआ है उसे पढ़ पा रहे होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। एक अलग ही ब्रांच है उसकी, एक अलग ही पार्ट है। ये अपने आप में बहुत वास्ट टॉपिक है, बहुत बड़ा टॉपिक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट हम 10th क्लास में स्टडी करेंगे और इसका बाद में 9th चैप्टर में इसकी एप्लीकेशन इन प्रैक्टिकल लाइफ, हमारी जो डेली की लाइफ होती है, प्रैक्टिकल लाइफ, डेली लाइफ तो नहीं कहेंगे, आप कहोगे हमें तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हमें नहीं पड़ती है, लेकिन किसी को पड़ती है। कोई तो बना रहा है हमारे लिए, कोई तो उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके हमारे लिए चीज़ों को प्रोवाइड करा रहा है। तो वो चीज़ें हम नेक्स्ट चैप्टर 9th में देखेंगे। तो अभी के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम ये जान लें कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स एंड इट इज अ वास्ट टॉपिक एंड वी विल डू इंट्रोडक्टरी पार्ट इन चैप्टर 8 and some practical applications of trigonometry in chapter 9 as well। और बाकी डिटेल स्टडी जो है वो हम हायर क्लास में करते हैं। हायर क्लास में जो है वो कई सारी चीज़ें हम स्टडी करते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, एक्चुअल में क्या है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या है ये, कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी मोर फॉर्मूले, बहुत सारे फॉर्मूले आते हैं। अगर हम कहें 400 500, लेकिन 400-500 सुन के घबराना नहीं है, दे आर इंटरकनेक्टेड और हम उन्हें खुद से भी लिख सकते हैं, उनके लिए टेक्निक होती है। तो अभी के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ मैंने लिखा भी हुआ है ट्राई। ट्राई का मीनिंग है 3। जो एक्चुअल में ट्रिग्नोमेट्री है ये ग्रीक वर्ड है, आई थिंक ग्रीक वर्ड ही है, क्योंकि सारा जो है ना ये काम इजिप्ट जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने किया हुआ है। तो ट्राई का मतलब है 3 और गोन का अर्थ है साइड और मेट्रोन का अर्थ होता है मेजरमेंट। तो 3 साइड मेजरमेंट यानी ये त्रिभुज ट्राइंगल से रिलेटेड है। और बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री क्या है, मैंने इस चीज़ को देखो बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है, तुम भी अच्छे से ध्यान से जब वीडियो देखोगे तो इसे कई कई बार रीडिंग कर लेना। अब मुझे यहाँ ना इशिका का रेफरेंस देना पड़ता है, मैं कोई बात बोलती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उसके दिमाग पे छप सी जाती है और वो कहती है कि नहीं मैम आपने ये मैम तब बताया था और मुझे तब का याद है। तो ये बात ना अच्छी लगती है, किसी भी बच्चे में कोई क्वालिटी होती है तो वो हमें भी याद रह जाती है। तो यहाँ पर क्या है, ये ट्रिग्नोमेट्री क्या चीज़ है। अब पूछा जाए कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है तो कुछ बच्चों का जवाब होता है साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं, हम सीधा साइन थीटा कॉस थीटा पर नहीं आएंगे। पहली चीज़ जो मूल अर्थ है, जो सही अर्थ है ट्रिग्नोमेट्री का, वो क्या है, द रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। जैसे मैं बताती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या है, रिलेशन बिटवीन साइड्स ऑफ राइट एंगल्ड ट्राइंगल। यानी पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा हमें राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन का पता चलता है। और वो रिलेशन क्या था, h² इज इक्वल टू b² प्लस p²।
मैंने उससे रिलेटेड 2 एक्टिविटी भी बताई थी और काफ़ी बच्चों ने कर ली है वो एक्टिविटी। पर बच्चों का मोटिव क्या होता है कि देखो हमने ना ये बना लिया, हमने ये कर लिया, ऐसा आपने बताया, ये कलर कर दो, वहाँ ऐसा कर दो। बेटा उससे जो लर्निंग होती है, उससे हमने क्या सीखा, जो हमने एक्टिविटी करी, जो हमने रंग भरे हैं या जो हमने कलर्ड पेपर लगाए हैं, उससे हमें मैथ की कौन सी बात सीखने को मिली, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वो इम्पॉर्टेंट है। तो हमने एक्टिविटी के थ्रू ये जाना कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर ओनली इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही ये प्रॉपर्टी होती है। अब उसी का एक्सटेंशन है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री भी कहाँ पर काम करती है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल में काम करती है। और अब की बार हमने किनके बीच में संबंध निकाला है, साइड्स और एंगल्स के बीच में। कौन से त्रिभुज में, राइट एंगल्ड ट्राइंगल। पहले क्या था, पाइथागोरस थ्योरम में केवल और केवल साइड्स के बीच में था रिलेशन, और जो ये ट्रिग्नोमेट्री है यहाँ पर हमने एंगल्स को भी बीच में शामिल कर लिया है। साइड्स और एंगल का क्या रिश्ता होता है वो हमें कौन बताता है, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, नाउ नेक्स्ट मैंने कुछ थोड़ा सा चीज़ें लिख ली हैं पास्ट की, कि जो इजिप्ट मैथमेटिशियन थे या एस्ट्रोनॉट्स, एस्ट्रोनॉट किसे कहते हैं, जो ऊपर आकाश से संबंधित चीज़ों की जो है वो स्टडी करते हैं। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं एस्ट्रोनॉमी वाली ब्रांच। तो वो पुराने समय में जो है वो इनकी दूरी, अर्थ से स्टार और प्लैनेट की दूरी निकालने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते थे। अब किस रूप में होता है प्रेजेंट में, अब और किस किस जगह हो सकता है वो हम आगे देखेंगे। नाउ अब हम क्या करने वाले हैं, अपना मेन टॉपिक आ गया है हमारा, नाउ द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हम यहाँ पर जो भी रिश्ता है एंगल्स और साइड के बीच में, उसे हम उस सूत्र को, उस फॉर्मूले को, उन फॉर्मूलों को जानने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, उसके लिए हम 6 रेशोज का इस्तेमाल करते हैं। यानी ट्रिग्नोमेट्री इज नथिंग बट इज गिवन बाय 6 रेशोज। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली हमारे पास 6 रेशोज होती हैं। और अब उन्हीं में देखो हम क्या क्या करके और क्या धमाल मचाने वाले हैं। हम ऐसा तूफान खड़ा करने वाले इन्हीं 6 रेशोज के साथ में, पता नहीं क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं। वो 6 रेशोज कौन सी हैं, SINE, साइन, कुछ बच्चे से सिन पढ़ देते हैं। दूसरा है हमारा, कॉमा मैंने लगाया हुआ, को साइन, पहले साइन तो दूसरा को साइन। फिर तीसरा टेंजेंट है, तो टेंजेंट के बाद क्या आया, को टेंजेंट। अब तुम देख रहे हो साइन, कोसाइन, टेंजेंट, को टेंजेंट और सीकेंट, और उसके बाद में आया कोसिकेंट। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट एंड कोसिकेंट। अब इन्हें हम शॉर्ट में नाम दे रहे हैं, वही हमारे फेमस नाम रहेंगे। शॉर्ट में हम इनके नाम दे रहे हैं SIN, साइन। अब कहोगे इसका ई हटा दिया, हाँ हमने ई हटा दिया, शॉर्ट फॉर्म में इसका ई नहीं रहेगा। तो पहली रेशो याद रखनी है, पहली रेशो है SIN, साइन, नॉट सिन। मुझे पता है कुछ बच्चे ना पढ़ लेते हैं और मैंने खुद सुना हुआ है बच्चों के मुंह से, तो बेटा हमें सही प्रोनाउंस भी करना है। दूसरा है हमारा कॉज, तीसरा है हमारा TAN, टैन, हम छोटा करते जा रहे हैं शॉर्ट में। चौथा कोटेंजेंट था तो वो रह गया COT, कॉट। हमने सिर्फ 3 अक्षर ले लिए।
साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, और एक छठा अपवाद है, बस उसमें हमने कॉजेक ले लिया। अब कॉजेक सोचोगे इसमें क्यों लिया, क्योंकि अगर 3 लेते ना तो हमें गड़बड़ क्या हो जाती, ये कॉज बन जाता, ये अलग नहीं रहता, ये दूसरे जैसा ही हो जाता, तो इसलिए हमने इसके लिए कॉजेक कर लिया। तो कौन कौन सी 6 रेशोज हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉजेक। अब हम अलग अलग इन 6 रेशोज की वैल्यू को करने वाले हैं। 6 रेशोज की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, इन 6 रेशोज की वैल्यू क्या क्या होती है। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर क्या बना लिया है, राइट एंगल ट्राइंगल। आप कहोगे राइट एंगल ट्राइंगल क्यों बना लिया, मैं अभी बता रही हूँ क्यों बनाया है। यहाँ हमने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, उसका नामकरण कर दिया ए बी सी। ये एंगल 90 डिग्री का और ये एंगल हमारा कौन सा है, थीटा। तो मैंने यहाँ पर साइन तो लिखा ही, साथ में क्या लिखा, थीटा। तो थीटा क्या होता है, हमारा कोण, थीटा हमारा है एंगल, ठीक है। और ये हो गई, ये मैंने लिखा परपेंडिकुलर और ये है हमारा हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज दोनों ही क्या है हमारी, दोनों ही हमारी साइड्स हैं। तो आ गया ना रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड, एक साइड पे एंगल और एक साइड पे हमारी त्रिभुज की साइड्स। तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। दूसरा रेशो था हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा किसके बराबर होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और तीसरा जो टेन थीटा है वो होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब कहोगे मैडम ये तो बड़ा कंफ्यूजिंग सा है, हमें कैसे याद रहे पी एच बी, ये तो बड़ा गड़बड़ झाला सा है। तो उसके लिए यहाँ पर बहुत समय से चला आ रहा है। मैं सच बताऊँ, जब हम छोटे थे, जब हम पढ़ते थे, यानी आज से लगभग 30 साल पहले से ही, जब मैं थी 10th में, मैं अपनी बात बता देती हूँ, तब हमने भी ऐसे याद किया था, हमारे टीचर ने ऐसे ही बताया था। उन्होंने कहा कि ये पी फॉर पंडित, बी फॉर बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और मैंने फिर बाद में सुना, बच्चों से ही सुना मैंने बाद में, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। तो भाई जैसे भी मर्जी बोल लो, हम का मकसद क्या है कि हम सही से लिख ले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। कोई सा एक लेकर के ये बना लें। ये हमने इस तरह से मैंने इन्हें खानों में बना लिया। अब देखो कितना आसान हो गया लिखना। पहली रेशो कौन सी होती है, साइन, तो ये हो गई साइन। दूसरी होती है कॉस और तीसरी होती है टेन। यही सीक्वेंस चलेगा बेटा, साइन कॉस टेन। पहली वाली पी अपॉन एच हो गई साइन, फिर कॉस हो गई हमारी बीच वाली, और टेन हो गई हमारी नंबर 3 वाली, ये जो नंबर 3 पर है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब लिखना सरल हो गया ना, लिखना आसान हो गया। हम इसकी मदद से हम तुरंत ये कॉलम्स तैयार कर लें, ये वाले कॉलम, और फटाफट तीनों रेशो को लिख लें। लेकिन मैंने 3 ही लिखी हैं, तो बाकी की 3 कहाँ चलेगी, बाकी की 3 कैसे लिखी जाएंगी। अब ये कहोगे ये मैडम ये जो आपने टेक्निक बताई है, ये तरकीब बताई है, ये तो केवल 3 के लिए ही बताई थी, तो बाकी के 3 का क्या करें, अभी बता रही हूँ, सब्र करो। ओनली वी हैव डिस्कस्ड ओनली 3 रेशोज। तो बाकी की रेशोज क्या है, अदर 3 रेशोज आर रेसिप्रोकल ऑफ द रेशोज गिवन अबव। अब बाकी की जो 3 हैं वो इन 3 की रेसिप्रोकल है, एक एक करके रेसिप्रोकल है। एक जो है वो साइन की रेसिप्रोकल है, यानी उल्टी है। एक जो है वो कॉस की रेसिप्रोकल है, कॉस की उल्टी है। और एक जो है वो टेन की उल्टी है। तो अब कौन किस किस की उल्टी है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। साइन थीटा एंड कॉजेक, जो पहला और आखिरी था, यहाँ पे साइन और यहाँ पे लास्ट छठा, फर्स्ट एंड लास्ट आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अदर नहीं आ रहा था, मैंने छोड़ दिया है, तो तुम समझ ही लोगे कि साइन एंड कॉजेक आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के उल्टा। अगर अच्छा बताओ साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की क्या है वैल्यू, परपेंडिकुलर अपॉन
हाइपोटेन्यूज। तो कॉजेक की क्या हो जाएगी, तो यहां से कॉजेक थीटा की बताओ क्या होनी चाहिए, h अपॉन p हो जाएगी, सॉरी p, h अपॉन p। अगर इसी प्रकार कॉस थीटा एंड sec, कॉस sec एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। हमने कॉस तो लिख लिया, तो बताओ sec क्या होगा, sec इज इक्वल टू h यानी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हो गया ना हमारा दूसरा, और लास्ट रह गया, बताओ tan के साथ कौन बनेगा, tan एंड cot। tan एंड cot आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो tan का उल्टा होता है cot। तो बताओ cot थीटा, अच्छा मैंने यहाँ थीटा नहीं लगाया, थीटा के बिना अधूरे हैं, बिल्कुल अधूरे हैं ये अगर हम थीटा इस्तेमाल नहीं करते हैं, ठीक है। तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये तीन हमने लिख ली पहले इस टेक्निक से, और बाद में बाकी बची हुई तीन, साइन तो कॉजेक आ जाएगा, कॉज है तो सेक आ जाएगा, और tan है तो cot आ जाएगा। एक चीज मैंने यहाँ पर पहले ही बता दी है, ये हमें आगे की एक्सरसाइज में काम आएगी। देखो 6 फॉर्मूले तो यहीं आ गए, धीरे धीरे करके तुम एक एक करके गिनती गिनोगे तो लगभग मुझे लगता है 100 फॉर्मूले तो हम अभी 10th क्लास में ही पढ़ लेंगे। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉजेक थीटा, क्यों, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। या कॉजेक थीटा होगा तो साइन अपॉन में, मतलब एक सीधा होगा तो दूसरा अपॉन में जाएगा। इसी प्रकार कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, या अगर सेक थीटा सीधा होगा तो वो 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। अब tan थीटा बचा, तो tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा, सॉरी tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। तो मैंने यहाँ पर वो सारी चीजें वही देख लो, वही चीज रिपीट हो गई हैं। साइन थीटा p अपॉन h है तो ये h अपॉन p हो जाएगा, ये b अपॉन h है तो ये h अपॉन b हो जाएगा। मुझे लगता है अब हमें इसे और लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं सोच रही थी कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बता दो, थोड़ी लालची हो गई हूँ मैं। यहाँ पर एक्सरसाइज का हमने ये वाला क्वेश्चन ले लिया है। यहाँ पर हमें एक सवाल दिया हुआ है, पहला सवाल कि ABC, और उसमें देखो ये चीज़ें लिखनी हैं। मे बी मैंने गड़बड़ कर दी है क्या, हाँ शायद मैंने गड़बड़ कर दी है। यहाँ मैंने लिख दिया ABC इज राइट एंगल्ड एट A। अच्छा लेट मी सी बेटा कि राइट एंगल्ड एट ए मैंने लिख लिया है, लेकिन ये राइट एंगल्ड ए अगर है तो फिर तो हमारी गड़बड़ हो जाएगी। जो मैंने क्वेश्चन जल्दी जल्दी में सॉल्व कर लिया ना, तो थोड़ी सी मैं भी बता दूं क्या गड़बड़ हो जाएगी हमारी यहाँ पर। ठीक है, राइट एंगल्ड एट बी ही था, मैंने कोई गड़बड़ नहीं किया, वो लिखने में हो गया है राइट एंगल्ड एट बी। ओके, इसको थोड़ा सा समझना है। देखो मैं भी कंफ्यूज जब हो गई थी, जब मुझे लगा कि हाँ नहीं मैंने ठीक नहीं लिखा, तो यहाँ पर इस चीज़ को बहुत अच्छे से देखना। अच्छे बच्चे जो बेटा पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो अच्छे बच्चे हैं वो ज़रूर इंपॉर्टेंट बातों को साथ साथ नोट करते रहते हैं जो भी हम बताते हैं। ABC इज राइट एंगल्ड एट बी, तो देखो मैंने बी यहीं पर बनाया है, राइट एंगल ही लिया है। तो ये अगर हम गलत बना देते, अगर हम यहाँ पर लिख देते ए या सी, तो हमारा गड़बड़ हो जाता, क्वेश्चन हमारा गलत हो जाता। तो राइट एंगल एट बी है तो बी यहीं पर ही लेना था। उसके अलावा ए बी दी हुई है 24 और बी सी दी हुई है हमारी 7। नाउ वी हैव टू फाइंड, एक बारी में तो पार्ट में ये और एक बारी में ये। अब सबसे पहली बात, इस वाले त्रिभुज में ये भुजा, ये जो तीसरी वाली थी ना, ये 25 ये नहीं दी हुई थी। वी आर गिवन ओनली बेस एंड परपेंडिकुलर, यही दोनों दिए हुए थे। तो तुम्हें पता ही है कि पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करके जो है हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे। क्या फॉर्मूला हमारे पास, h² इज इक्वल टू B² प्लस P²।
बी की वैल्यू 7 और पी की वैल्यू 24, 7 7 था 49 और ये 576 625 और उसका जब हम रूट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 25। तो ये वाला हमारा, ये हमने पहले किसके द्वारा कैलकुलेट किया है, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। अब यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड, देखो हाइपोटेन्यूज मिसिंग था तो मैंने उसके लिए पहले ये काम कर लिया। पहले हाइपोटेन्यूज निकालना पड़ेगा, यानी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें पता होनी चाहिए। अब तुम सरप्राइज हो रहे होंगे, मैम ने सेकंड पार्ट को पहले लिया है और फर्स्ट पार्ट को पहले नहीं लिया। मैं उसका कारण, वीडियो बिल्कुल ख़त्म होने वाली है, इसकी ड्यूरेशन ख़त्म हो रही है, पर कोशिश करेंगे इसे तो कर ही ले। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, साइन सी, मैंने पहले साइन सी निकाला। साइन सी कितना होना चाहिए था, साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मैंने वही लिख दिया। साइन सी इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर हमारा 24 और हाइपोटेन्यूज हमारा 25। इसी प्रकार कॉज सी क्या होता है, बी अपॉन एच। बी की वैल्यू, बेस की वैल्यू 7 और हाइपोटेन्यूज हो गया 25। अब दोबारा अब कर रही हूँ मैं फर्स्ट पार्ट चालू, यहाँ अब शुरू कर दिया। उसके लिए क्योंकि वहाँ पर वो पेज ख़त्म हो गया था तो मैंने दोबारा से एक बार, और बनाना भी था मुझे, जो है वो क्लियर करने के लिए दोबारा फिगर बनाना था। अब कुछ बच्चे सरप्राइज हो रहे होंगे, ये क्या कर दिया मैडम ने, यहाँ नीचे लिखा है परपेंडिकुलर। बेटा इसको ध्यान से देख लेना, जो इसे देख लेगा उसकी गड़बड़ तो कभी हो ही नहीं सकती, और जो बच्चे इसे देखेंगे ही नहीं। अब मेरे पास समझाने का यही तरीका था, मैं वीडियो के द्वारा ही बता सकती थी ये बात, ठीक है। मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर लिख दिया और यहाँ बेस। आप कहोगे ये क्या कर दिया मैडम ने, है ये तो बेस तो ये होता है और ये परपेंडिकुलर होता है, तो उल्टा क्यों कर दिया इन्हें, म्यूचुअल क्यों कर दिया। उसका कारण है ये जो साइन के साथ ये जो बैठा है ना ए, ये है इसका कारण, इसने की है गड़बड़। यानी साइन के पीछे जो लगा हुआ होगा, जो एंगल होगा बेस भी वही होगा। बस ये मूल मंत्र मैंने बता दिया। चलो एक बार और रिपीट कर देती हूँ इस मूल मंत्र को। रेशो के पीछे जो लिखा हुआ होगा एंगल, बेस वहीं पर होगा। अब इसमें देखो, इसमें क्या था, तुम अंतर पहचान रहे हो। कहोगे अरे मैडम फिर यहाँ भी साइन निकालना और कॉज, यहाँ भी साइन और कॉज, तो अंतर क्या, दो बार क्यों दिया है। तुम अंतर देख रहे हो, यहाँ था सी और यहाँ था ए, यहाँ कॉज ए यहाँ कॉज सी। अब कैसे बदल जाती हैं चीज़ें वो अभी देख लेना। जब हमने साइन सी और कॉज सी निकाले, सी कहाँ है, सी ये, तो जहां पर एंगल वो बेस, वो भुजा क्या कहलाएगी, बेस, और ये होगा हमारा परपेंडिकुलर। लेकिन ए के आते ही जब हमने ए लिख दिया तो इसका मतलब ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया परपेंडिकुलर, ठीक है। अब लिखो जरा साइन ए, मैंने यहाँ पहले ही लिख दिया कि साइड ए बी विल बी ट्रीटेड एज बेस। ये बेस बन गई, क्यों बन गई बेस, उसका कारण मैंने बता दिया, इस एंगल ए के कारण बन गई, ठीक है। तो साइन ए क्या होता है हमारा, पी अपॉन एच। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 7 है और हाइपोटेन्यूज 25। यहाँ साइन ए की वैल्यू, उसकी जो वैल्यू है वो आई 7/25। यहाँ पर साइन सी की वैल्यू क्या थी, 24/25। तो इस तरह से चीज़ें बदल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार से बेटा ये वाला नेक्स्ट पार्ट भी है। इस नेक्स्ट पार्ट में भी हमें पहले पाइथागोरस थ्योरम की मदद से क्या निकालना पड़ा, साइड क्यू आर। ये नहीं दी हुई थी, ये मिसिंग थी। ये तो अब तुम्हें दिख रही होगी ना कि हाँ मैडम ने लिखी हुई है, बुक में देखोगे ये मिसिंग थी, तो पहले मुझे इसे निकालना पड़ा। ये हमारा हाइपोटेन्यूज, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये हो गया हमारा बेस। तो कौन सा वाला, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा। एच की वैल्यू है 13, उसकी पावर 2, बेस हमें निकालना है और परपेंडिकुलर हमारा 12 का स्क्वायर। तो ये 169 इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस, और ये हो गया 144। ये 144 इसके साथ आ जाएगा तो माइनस हो गया, दोनों को माइनस किया
तो 25 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी √25, उसकी वैल्यू आ गई 5, यानी बेस, हमारा जो बेस है वो आ गया 5 सेंटीमीटर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट 10p। 10p, ध्यान दो यहाँ p है, तो जैसे ही p दिखा तो ये क्या हो जाएगा, जब p होगा तो ये क्या बनेगा, ये बेस और ये परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसीलिए मैंने इसकी वैल्यू लिखी है 5/12। जब कॉट आर, अब जब ये आर हो जाएगा, ध्यान देना आर हो जाएगा, तो अब की दूसरे वाले केस में, इसके केस में बेस कौन हो जाएगा क्यू आर, उसकी वैल्यू भी इस प्रकार से 5/12 आ गई। अब तुम देख रहे हो 10p वो भी 5/12 आया है, और जो ये कॉट आर है ये भी 5/12 आए, जबकि अलग अलग रेशो थी पर वैल्यू सेम आई क्योंकि एंगल अलग अलग थे। तो अब उन दोनों की वैल्यू रखी, तो एक बच्चे ने बड़े मजे से कहा मैडम ये और ये कैंसिल हो गए तो बचा कितना, उस बच्चे ने लास्ट ईयर बताया था 1। अरे 1 नहीं बचता, ये माइनस कर रहे हैं, माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा उत्तर 0, वही प्लस वही माइनस, उसमें से उतना ही माइनस करना है तो 0 आएगा। तो इस प्रकार से हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे।